दोस्तों, आज है 29 जुलाई और आज का हम लोग जो है एडुटेरिया का बिहार स्पेशल देखेंगे। साथ ही साथ जो है हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स भी देखेंगे। डेली करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उसको जो है आप लोग अभी ही रट लेंगे, ध्यान में रख लेंगे। तो चलिए, हम लोग जो है कल जो एडिटोरिया में किए थे वो बिहार का सामान्य परिचय किए थे। आज हम बिहार का इतिहास उसके बारे में देखेंगे। तो बिहार के इतिहास को अगर हम देखें तो बिहार के इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग देखेंगे। प्राचीन बिहार के इतिहास को जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है। ये है पाषाण काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त काल और बौद्ध एवं जैन धर्म का काल। यहाँ पर आप लोग देखेंगे बीच में कुछ काल जो है नहीं है, जैसे सिंधु सभ्यता का काल, ये जो है आपको नहीं देखने को मिल रहा है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि सिंधु सभ्यता जो है ये बिहार में विकसित नहीं हुई थी। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। सिंधु सभ्यता जो है ये भारत के पश्चिम उत्तर भाग में ही सिर्फ जो है फैली हुई थी, बिहार तक नहीं आई थी। इसलिए इसमें बिहार के बारे में बिहार के इतिहास में हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोगों को जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है। तो प्राचीन बिहार को जानने के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत है वो मुख्य रूप से 2 है, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि मुंगेर चिरांद जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना में है, सोनपुर सारण में। यहाँ से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभान अर्थात मिट्टी का बर्तन, इसको हम लोग मृदभांड बोलते हैं, मृदभांड प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा से भी जो है हम लोगों को जानकारी मिलती है बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में। उसके बाद हम लोग बराबर की गुफा, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारकों से भी जो है हमको जानकारी मिलती है बिहार के इतिहास के बारे में। विभिन्न खुदाई से प्राप्त सिक्के, मन के मूर्तियां से भी इन पुरातात्विक स्रोतों से हमको बिहार के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो आप ये स्थान का नाम जो है याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा। और साहित्यिक स्रोत की बात करें बिहार की जानकारी के, तो इसमें रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, जैन रचनाएं, भगवती सूत्र से इन साहित्यों से जो है बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो यात्रियां विभिन्न देशों से भारत आए, उससे भी हम लोगों को प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें मेगास्मिथ की इंडिका, फाहियान की पुस्तक, सिंह हेनसंग आदि की जो है यात्रा वृत्तांत से हमको जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण से भी हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में हमको जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता दें, जो कि प्रश्न पूछा भी गया है, ये सब याद रखेंगे आप लोग। जैसे बौद्ध रचनाएं, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक, ये सब जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक है। ये प्रश्न पूछा
जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक नहीं है। इन सब का नाम दे देगा, एक भगवती सूत्र दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे चलिए, आगे हम लोग अब विस्तृत जो है एक एक कर चर्चा करेंगे। तो पहले पाषाण काल को देखते हैं। पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल पहले देखते हैं। इस काल में मानव आखेटक एवं संग्राहक था। इस काल में जो है बिहार के दक्षिणी बिहार में मुंगेर और नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर, कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुई है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में हमको जानकारी मुंगेर, नालंदा से मिली है। ये अवशेष जो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। वहीं पर मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रह और पशुपालक था। मानव द्वारा पहला पालतू जो है पशु वो कुत्ते को बनाया गया था, ये भी पूछा गया है। दक्षिणी बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के हैं। वहीं पर हम जब बिहार में नवपाषाण काल को देखते हैं तो इस काल में मानव जो है खाद्य उत्पादक हो गया था, मानव बस्तियां निवास करने लगा था। तो नवपाषाण काल में जो है अब उत्पादन भी करने लगा था बिहार के लोग भी, और मानव बस्तियां भी जो है बिहार में देखने को मिलती है। नवपाषाण काल के अवशेष में बिहार के मैदानी भाग में जो है कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, जैसे चिरान से जो है नवपाषाण काल का एक काल चिरान जो कि सारण में है, चेचर वैशाली में है, मनेर पटना और सनुआ रोहतास से जो है पत्थर एवं हड्डियों के औजार मिले हैं। इन सब स्थलों से आप लोग याद रखेंगे। वहीं पर कैमूर की पहाड़ियां, नवादा एवं जमुई से गुफा चित्र भी प्राप्त हुए हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये अवशेष 2500 ईस्वी पूर्व के हैं। ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल उस काल को कहते हैं जहां पर कि पत्थर और तांबे से बने जो है औजारों का प्रयोग होता था। तो ये प्रयोग जो है बिहार में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनुआ आदि में जो है ताम्रपाषाण अवशेष मिले हुए हैं, और ये 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। अगला हम लोग देखते हैं काल, तो वैदिक काल बिहार में देखते हैं। तो वैदिक काल जो है जो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता थी उसको वैदिक सभ्यता कहा गया, और इस काल को जो है वैदिक काल कहा गया। वैदिक काल जो है ये करीब 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को जो है वैदिक काल कहा जाता है, और इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का एज देखेंगे तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का है। वहीं उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का है। तो ऋग्वैदिक काल का जो है एक भी अवशेष, एक भी साक्ष्य जो है हमको बिहार में नहीं मिलता है। मतलब ऋग्वैदिक सभ्यता के विस्तार के बारे में बिहार में कोई चर्चा नहीं मिलती है। ये जो है प्रश्न पूछा गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, अन्य एग्जामों में अब पूछा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जो है नहीं है। वहीं उत्तर वैदिक काल में जो है बिहार में विस्तार होता है। उत्तर वैदिक काल में गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्रों का जो है विस्तार होता है। मतलब एक तरह से कहिए उत्तर वैदिक काल में के लोग जो है बिहार की तरफ आते हैं, और ये जो है इसके बारे में हमको जानकारी सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में जो है वर्तमान में है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया। ये तो याद ही अभी ही कर लेंगे पॉज करके कि ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है, कीकट और व्रात्य।
वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश जो है कहा गया है। अब हम लोग आते हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल की बात करें तो महाजनपद जो है इसके बारे में कि 6ठी शताब्दी में जो है इस क्षेत्र में यूपी और बिहार वाले क्षेत्र में 16 महाजनपद थे। इसके बारे में जो है हमको उल्लेख अंगुत्तर निकाय जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें, और भगवती सूत्र जो कि एक जैन ग्रंथ है उसमें हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे, ये बार बार पूछा गया है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें है। सर्वप्रथम तो अंगुत्तर निकाय में है, ये रट लेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है यूपी के एग्जामों में, बिहार के एग्जामों में, एमपी के एग्जामों में, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद जो है ये बिहार में थे। वज्जी जिसको कि लक्ष्मी ये था, ये वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र था। मगध ये पटना, गया, नालंदा का क्षेत्र है। अंग ये भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र है। ये 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद जो है वो बिहार में है, और इनमें जो है इन तीनों में सबसे शक्तिशाली मगध था, जिसने कि सभी जनपदों को विजित कर और पूरे लगभग पूरे भारत पर जो है शासन किया था। तो एक एक करके हम सारे वज्जी संघ तीनों का देखते हैं। तो पहला है वज्जी संघ महाजनपद वज्जी संघ। वज्जी संघ जो है 8 राज्यों का संघ था। इसमें वज्जी, लक्षवी, यात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इच्छावुक इस संघ का 8 जनपद था। इनका अगर जो नाम याद रहता है तो बहुत अच्छे ये जो है पूछा जाता है। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो है लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवियों के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और कुंडल ग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो विश्व की प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वज्जी संघ लिच्छवी को जो है दी जाती है। अगला महाजनपद जो है ये मगध जनपद है। मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। मगध, ये याद रखेंगे कि मगध के शक्तिशाली होने का जो है एक कारण था राजनीति, आर्थिक और भौगोलिक, ये तीनों था। ये भी ऑप्शन में आपको पूछ लिया जाएगा कि मगध जनपद क्यों जो है ये था। एक तो भौगोलिक था, आगे हम बताएंगे भी वो किस तरह वो जो है पहाड़ों से घिरा हुआ उसका ये था। आर्थिक रूप से लोहे का प्रयोग होने लगा, तो और इस क्षेत्र में जो है कृषि खेती होती थी, उन्नत कृषि होती थी उस समय, और उससे उपज से जो है टैक्स होता था, और राजनीतिक रूप से जो राजा हुआ वो शक्तिशाली हुआ। तो ये तीनों चीज याद रखेंगे। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, और यही कारण है कि ये एक शक्तिशाली बना। इस पे जो है कोई आक्रमण जल्दी नहीं कर पा रहा था। मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग जनपद अंग महाजनपद, जो कि अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो कि वर्तमान में अगर जो देखेंगे वर्तमान में भागलपुर टाउन के नाथनगर क्षेत्र में जो है ये चंपा अभी भी अवस्थित है। चंपा एक क्षेत्र है। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध का शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो अंग का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था, जिसको कि बिंबिसार ने हराया था। आगे देखते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष या मगध वंश का उत्कर्ष। मगध का वंश की पहले स्थापना की बात करें तो मगध की स्थापना जो है
ये वृहद्रथ ने की थी। वृहद्रथ का ही पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इसका वर्णन हम लोग महाभारत में देखते हैं, और महाभारत अगर जो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो है ये दिखाया भी जाता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज जो है 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वर भूमि थी। नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधनों की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से जो है ये संपन्न क्षेत्र था। वृहद्रथ वंश का अंतिम शासक जो है ये रिपुंज था। ये आप लोग याद रख लेंगे। वृहद्रथ जो है इस वंश का संस्थापक था, मगध वंश का, और वृहद्रथ वंश का जो है रिपुंज ये अंतिम शासक था। और रिपुंज के बाद जो है हर्यक वंश, या ऐसे कहें वृहद्रथ वंश के बाद जो है हर्यक वंश मगध की गद्दी पर बैठा, और इस वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी 544 ईस्वी पूर्व में। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने ही जो है पूरे मगध को जो है बृहत्तर मगध के रूप में जो है बनाया। और इस बृहत्तर मगध को या बड़े मगध को जो है ये इन्होंने कुछ अपनी एक नीति द्वारा बनाया। उस नीति में एक वैवाहिक नीति था, मैत्रता नीति था, विवाह के द्वारा, मित्रता के द्वारा, और शत्रुओं को पराजित करके। तो जैसे बिंबिसार ने अंग को पराजित करके मिला लिया अपने में, लेकिन कुछ को जो है विवाह के द्वारा किन से जो है अपनी ये किया साम्राज्य विस्तार, उसके बारे में देखते हैं। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल की राजकुमारी थी। वह इससे दहेज में काशी प्राप्त किया। इस तरह काशी जो है हर्यक वंश के अंतर्गत आ गया। काशी जो कि अभी बनारस बोलते हैं। उसकी दूसरी पत्नी चेलना लक्ष्मी की राजा चेटक की पुत्री थी, तो चेटक से भी संबंध स्थापित हो गया बिंबिसार का। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा जो कि पंजाब के मद्र राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद प्रदोत से मैत्री संबंध किया। इस तरह मैत्री संबंध के माध्यम से भी इसने साम्राज्य विस्तार किया। बिंबिसार ने चंद प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को जो है भेजा। तो जीवक जो है किसके दरबार में था, तो ये भी याद रखेंगे कि ये बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य था। ये पूछा गया है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बन गया। अजातशत्रु को जो है उसका वास्तविक नाम कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, जिसके कारण प्रसेनजित का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु प्रसेनजित को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद प्रसेनजित ने अजातशत्रु से अपनी पुत्री वजीरा का जो है विवाह कर दिया, और पुनः काशी भी जो है अजातशत्रु के अंदर अधीन आ गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। अजातशत्रु ने राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। तो ये तो बार बार आप लोगों को पता होगा, ये बार बार पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी, तो अजातशत्रु के काल में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में। ये आप लोगों को नहीं पता होगा तो अभी ही याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। समझ रहे हैं, क्या कर लेंगे, रट
लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। सिंहली अनुसूतियों के अनुसार उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की अपने पिता की हत्या की और उदयन ने अजातशत्रु का हत्या कर दी। उदयन ने अपनी राजगिरी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर जो है राजगिरी से हटाकर पाटलिपुत्र में किया। ये भी पूछा गया है बार बार कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया या हस्तांतरित किया, तो उदयन ने जो है किया। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नागदशक को जो है हराकर शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की जो है स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया। इस तरह आप देखते हैं कि मगध का राजधानी जो है राजगिरी, जिसको कि ग्रीवरज कहते हैं, उसके बाद पाटलिपुत्र और शिशुनाग के समय वैशाली, ये 3 राजधानी जो है हुई और बाद में जो है पाटलिपुत्र अस्थायी राजधानी बन गया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे है शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। ये भी पूछा जा चुका किस मगध के शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई थी, तो शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशांबी को भी मगध में शामिल कर लिया। 394 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया। मतलब कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का ही था, उसने पुनः जो है वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया। कालाशोक के समय जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर? वैशाली में। ये जो है आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन जो है हुआ और नंदीवर्धन को महापद्म नंद ने जो है पराजित कर नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश की जो है स्थापना महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद को जो है उन्होंने उपाधि धारण की, एक राट एक छत्र, ये उपाधि धारण की थी। पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन जो है कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। महापद्म नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध का विस्तार किया। अब तक जो है के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्म नंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पन्नी महापद्म नंद के समकालीन थे। ये आप लोग याद कर लेंगे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ये भी आप लोग रट लेंगे। ये बहुत रेलवे के एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में सारे एग्जाम में पूछ दिया गया है। एक बार ये रिपीट फिर करेगा कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था और सिकंदर जो है किसके समकालीन था? तो धनानंद के समकालीन था। या धनानंद जो है किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। इसी के शासनकाल में जो है भारत पर आक्रमण हुआ था। नंद वंश के आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की जो है
स्थापना होती। तो कल हम लोग जो है देखेंगे मौर्य वंश, जो कि बिहार में एक बहुत ही बड़ा और प्रसिद्ध वंश है, मौर्य वंश कल देखेंगे। अब हम लोग जो है करंट अफेयर्स एक दो देख लेते हैं, पूरा करंट अफेयर्स नहीं देख पाएंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है ये है कि मनु भास्कर जो है, मनु भास्कर, इन्होंने जो है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जो है पेरिस ओलंपिक में जीत लिया है। और किसमें? शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है इन्होंने ये जीता है। और पेरिस ओलंपिक में जो है भारत की ओर से कोई भी पदक जीतने वाली पहली जो है ये एथलेटिक्स हैं, या कहें पहली खिलाड़ी हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट तक आपको बता दें, इससे पहले जो है, हाँ एक दो तीन इंपॉर्टेंट तक, इसमें से पहला कि कोई महिला जिसने की निशानेबाजी में पदक जीता है वो मनु भास्कर हैं, ये प्रथम, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और पहली बार जो है निशानेबाजी में 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने रजत पदक जीता था। उसके बाद 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक, 2012 में विजय कुमार ने रजत पदक, 2012 में ही गगन नारंग ने कांस्य पदक, और 2024 में मनु भास्कर ने कांस्य पदक जो है जीता है। और महिला में ये पहली महिला है जो कि ये पदक जीती हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर जो है देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज जो है 29 जुलाई है, और 29 जुलाई को जो है मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड टाइगर डे, वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड टाइगर जो है डे 2010 से मनाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि वर्ल्ड टाइगर डे जो है 2010 से मनाया तो जा रहा है, लेकिन सबसे पहले जो है टाइगर रिजर्व 1973 में जो है सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व बनाने की ऐलान किया गया था। और उसमें जो है पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बोनेट, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश में था, और वर्तमान में जिम कार्बोनेट कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ता है। और उस समय जो है 1973 में शुरुआत में जो है 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, और वर्तमान में देखेंगे तो 54 टाइगर रिजर्व जो है भारत में है। और भारत में दुनिया का 70% जो है टाइगर भारत में है। और सबसे लास्ट का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये है, और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ये आप लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आपको बता दें कि 2023 अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दैट मीन्स कि इसमें जो है जो बाघ की प्रजाति के जितने भी ये हैं जानवर हैं उसको रखा गया है। इसके अंतर्गत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये जो है बिग कैट्स के अंतर्गत आते हैं। और जिन जिन देशों में ये जीव पाए जाते हैं उन देशों का जो एक अलायंस बनाया गया है इनके संरक्षण के लिए। यहाँ पर जो है कुछ तथ्य और जान लें कि 1969 में वन्य जीव के संरक्षण की दिशा में सरकार ने काम करना शुरू किया था। सबसे पहले वन्य जीवों के निर्यात पर 1969 में प्रतिबंध लगाया गया था। 1972 में वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया, ये पूछा गया है, इसको याद कर लेंगे यूपीपीसीएस में। 1973 में केंद्र सरकार ने बाघ परियोजना शुरू की। 2006 में सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ बदलाव कर वन्य जीवों के संरक्षण और मजबूती प्रदान की। 2010 में पहली बार सरकार ने ऐलान किया कि 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाएगा। और 2023 में पीएम ने
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो है नींव रखी। तो आज जो है यहीं तक देखते हैं, अगर देखेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।